चलो दोस्तों, आज है हमारा लेक्चर नंबर इंड एस 2 लेक्चर नंबर 3। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। सही है सर, सही है। इंड एस 2 लेक्चर नंबर 3। आज हमारा नया कंसेप्ट नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो इससे पहले एक क्वेश्चन हम करते हैं। लास्ट में रह गया था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। सही है, सही है। क्या है? शार्प ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन परचेजेस मोटरसाइकिल्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स देम टू यूरोप। ठीक है, मोटरसाइकिल परचेज कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, उनको एक्सपोर्ट कहां कर रहे हैं? यूरोप कर रहे हैं। शार्प ट्रेडिंग कंपनी हैज इनकर्ड दीज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग 20x1। क्या है? नंबर 1 कॉस्ट ऑफ परचेज बेस्ड ऑन वेंडर इनवॉइसेस। कितना है कॉस्ट ऑफ परचेज? 5 lakhs। ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज ये माइनस हो जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटीज 200। फ्राइट एंड इंश्योरेंस ऑन परचेज, अदर हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इंपोर्ट्स, सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये इंक्लूड नहीं होगा। ब्रोकरेज केमिकल कमीशन पेएबल टू इंटेंडिंग एजेंट्स फॉर अरेंजिंग इंपोर्ट्स इंक्लूड। सेल्स कमीशन पेएबल टू सेल्स एजेंट्स ये इंक्लूड नहीं होगा। आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट्स ये इंक्लूड नहीं होगा, ये तो सेल के बाद का है। शार्प ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन इज सीकिंग योर एडवाइस एज इफ which of the above item is to be included in cost of inventory and wants you to calculate cost of inventory as per Ind AS 2। हमें cost of inventory दिखाना है। ठीक है, तो यह है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है? 5 lakhs, जो ये दिया है। कॉस्ट ऑफ परचेज 5 lakhs। ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10,000, ये माइनस करेंगे हम। ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हमने। नेट कॉस्ट क्या आया? 4,90,000। इंपोर्ट ड्यूटी कितना है इस पे? 200 ऐड हो जाएगा। फ्राइट 250 ऐड हो जाएगा फ्राइट। हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इंपोर्ट 100 ऐड हो जाएगा। हैंडलिंग कॉस्ट 100। क्लियरिंग एजेंट कमीशन 300 फॉर अरेंजिंग इंपोर्ट्स, ये जरूरी खर्चा एक्सपेंसेस है। ठीक है, बाकी ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये तो आफ्टर सेल है। हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। सही है सर, सही है। तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब है क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 9 वर्क इन प्रोग्रेस। अब आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे हम? वैल्यूएशन ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। सही है, तो इसका जो वैल्यूएशन रूल इसका भी क्या है? वैल्यूएशन रूल इसका भी क्या है? कॉस्ट और NRV whichever is lower। कॉस्ट और NRV whichever is lower। लेकिन इसमें हमें क्या सीखना है? NRV इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे। बाकी सब सेम है, इसका ये NRV हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस यानी काम चल रही है, स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी प्रोडक्ट फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा, अभी उस पर काम हो ही रही है, फिनिश्ड गुड नहीं बना। तो इसमें हमें ये सीखना है कि वर्क इन NRV इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे। सही है, तो फॉर WIP पर्पस वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? NRV को हम लेंगे NRV इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस
किसका? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स का, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स का लेंगे, ठीक है। लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वो माइनस करेंगे और करेंगे लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्शन, टू कंप्लीट द प्रोडक्शन, इसको करेंगे लेस। तो हमारा क्या आएगा? एनआरवी इन केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सेलिंग प्राइस, देखो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? इन बिटवीन है। हम इस वर्क इन प्रोग्रेस को मान के चलते हैं कि चलो ये जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा, यानी तो तब ये क्या बनेगा? ये बनेगा फिनिश्ड गुड। जब ये फिनिश्ड गुड बनेगा, इसका तब सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड क्या होगा? हम वो लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड, लेस उसमें से करते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू डिस्पोज द प्रोडक्ट। मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है, इसको हम सेल करने के लिए हमें क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट लगेगा? सेल्स कमीशन, जो एजेंट का कमीशन होता है, वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू डिस्पोज द आइटम, टू डिस्पोज द फिनिश्ड गुड, ठीक है। माइनस क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्शन। यानी ये जो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे फिनिश्ड गुड तक, अभी इसमें और कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस में दिए होते हैं, बस आपको कैलकुलेशन पर्पस के लिए याद रखना है। क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस करेंगे उसमें से एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और माइनस करेंगे उसमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमें आएगा एनआरवी। आ जाए नोट्स पे। वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फॉर WIP पर्पस एनआरवी विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्शन। तो ये हमारा आ गया एनआरवी। और इसको किसके साथ फिर हम कंपेयर करेंगे? कॉस्ट से। एनआरवी और कॉस्ट में से जो लोअर होगा उस पर हम इसको वैल्यू करेंगे। सही है सर? सही है। चलिए अब है कंसेप्ट नंबर 10। कंसेप्ट नंबर 10 वो क्या है? वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग सप्लाईज। हमारे दो वैल्यूएशन चले गए। एक हमने वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड किया, ये हमने किया। सेकंड क्या है? वैल्यूएशन ऑफ WIP। इसका भी सेम ही है, बस एनआरवी इसमें कैलकुलेट करना है। अब थर्ड वन हमारा क्या है? वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज भी इसी के साथ है। ये हमारे 3 कंसेप्ट्स हैं। फिर थोड़ा सा 2-4 कंसेप्ट्स और हैं तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो आज हम आप क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग सप्लाईज, ठीक है। चले ध्यान रखें इधर, ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये जो रॉ मटेरियल्स हमारी फैक्ट्री में पड़े होते हैं, मुझे एक बात बताएं, ये रॉ मटेरियल्स हमारे फैक्ट्री में कंज्यूम करने के लिए होते हैं या सेल आउट करने के लिए होते हैं या सेल के लिए होते हैं? किसी भी फैक्ट्री में, चाहे हमने एग्जांपल ली है गाड़ियों की, उसमें हमने फिर रॉ मटेरियल्स देखा, सीट्स, जो हमने इंटीरियर देखा, टायर्स देखे, मिरर्स देखे, वो हमारी फैक्ट्री में पड़े होते हैं रॉ मटेरियल्स। क्या हमारे पास वो सेल के लिए होते हैं या कंजप्शन के लिए होते हैं या इस्तेमाल करने के लिए होते हैं फिनिश्ड गुड में? शाबाश, अपने माइंड से बताएं जल्दी जल्दी। सर वो तो यूज करने के लिए होते हैं। सही है।
तो रॉ मटेरियल्स और सप्लाई जो नट बोल्ट्स होते हैं जो हम फैक्ट्री में रखते हैं, ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स मशीनरीज के लिए रखते हैं, क्या वो यूज करने के लिए होते हैं या सेल आउट करने के? हमारे पास एक ही प्रोडक्ट होता है सेल आउट करने के लिए, वो होता है फिनिश्ड गुड, जब रेडी बन जाएगा। फिनिश्ड गुड के रॉ मटेरियल्स हमारे पास सेल आउट करने के लिए नहीं होते हैं, वो हमें इस्तेमाल के लिए होते हैं, कंजप्शन पर्पस के लिए होते हैं। तो जब वो हमारे पास सेल आउट के लिए नहीं होते हैं तो इनका एनआरवी कहां से बनेगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी नेट सेलिंग प्राइस, वो इनको हम कहां से लाएंगे? है ही नहीं सेल पर्पस के लिए, कंजप्शन पर। तो जनरल रूल ये है, रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज, इनको हम किस पे वैल्यू करेंगे? एट कॉस्ट ओनली, एट कॉस्ट ओनली। इस पे एनआरवी नको, एनआरवी नहीं। हाँ, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आपको एनआरवी देखना पड़ेगा। वो कब आपको देखना पड़ेगा? देखिए, वो हमें तब देखना पड़ेगा जब हमारा, देखो व्हेन, एक्सेप्शन इसमें क्या है? अगर हमने इफ फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट एनआरवी, देखिए ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन में दिया होगा कि फिनिश्ड गुड हमने अगर एनआरवी पे वैल्यू किया है, अगर हमने फिनिश्ड गुड, देखो रॉ मटेरियल का जनरल रूल है एट कॉस्ट ओनली। अब एक्सेप्शन कब है, एनआरवी कब लगेगा रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज में? वो डिपेंड है फिनिश्ड गुड पे। अगर फिनिश्ड गुड वैल्यू हमने एनआरवी पे किया है, इसका मतलब क्या है? देखो दो चीजें होती है, एक होता है कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, ये हमारा कंसेप्ट है। अब अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि फिनिश्ड गुड जो है वो हमने एनआरवी पे वैल्यू किए हैं, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है फिनिश्ड गुड जो है लॉस में है, फिनिश्ड गुड जो है लॉस में है, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर कॉस्ट 10 है, एनआरवी 8 है, हम किस पे वैल्यू कर रहे हैं? एनआरवी पे, यानी हम 8 पे वैल्यू कर रहे हैं। इसका मतलब ही है फिनिश्ड गुड किस पे हम वैल्यू कर रहे हैं? लॉस में। तो जब फिनिश्ड गुड एनआरवी पे होगा, इसका मतलब है फिनिश्ड गुड लॉस पे वैल्यू हो रहा है, तो उस केस में हम एनआरवी रॉ मटेरियल का भी चेक करेंगे, क्योंकि जब फिनिश्ड गुड भी लॉस पे है, इसका मतलब है एनआरवी भी लॉस पे है, ये रॉ मटेरियल्स भी लॉस पे है। सही है? तो रॉ मटेरियल का एनआरवी हम कब चेक करेंगे? वो डिपेंड है फिनिश्ड गुड पे। अगर फिनिश्ड गुड एनआरवी पे है तो हम एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल भी चेक करेंगे। अगर फिनिश्ड गुड वैल्यू हो रहा है कॉस्ट पे, तो फिर हम रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे। सही है सर? सही है। चले आ जाए इधर। As per the provisions of Ind AS 2, raw materials and supplies are always held for consumption, not for sale. Therefore, raw material should be valued at cost only. Exception क्या है? If finished goods are valued at NRV, अगर finished goods NRV पे है, इसका मतलब है loss पे value है, then we will apply valuation rule for raw materials as under, क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट और रॉ मटेरियल एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये भी क्वेश्चन में दिया होगा आपको एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा, लेकिन आप क्या चेक करेंगे? फिनिश्ड गुड किस पे हम वैल्यू कर रहे हैं। अगर फिनिश्ड गुड कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल को हम डायरेक्टली कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। अगर फिनिश्ड गुड एनआरवी पे जा रहा है, इसका मतलब है लॉस है, तो हम रॉ मटेरियल का एनआरवी चेक करेंगे और उसको उस पे वैल्यू करेंगे। सही है सर? सही है। चलिए, नोट क्या है? सप्लाईज कंज्यूमेबल स्टोर्स मींस नट बोल्ट्स ऑयल्स लूज टूल्स etc आर कवर्ड अंडर इंड AS 2 ओनली। कब ये इंड AS 2 में है?
दीज आर हेल्ड फॉर रेगुलर यूज इन ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। देखो सप्लाईज जो होते हैं नट बोल्ट्स ऑयल्स, ये हम इंड AS 2 में कब लाएंगे, जब ये अगर एक ये एग्जांपल है एक्सेप्शनल लूज टूल्स, अगर ये फैक्ट्री है, अगर ये फैक्ट्री है, ठीक है फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4। अगर ये लूज टूल्स हर एक डिपार्टमेंट में यूज होते हैं, डिपार्टमेंट 1 में भी, डिपार्टमेंट 2 में भी, डिपार्टमेंट 3 में भी, डिपार्टमेंट 4 में भी, तो इसको इंड AS 2 कवर करेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर ये लूज टूल्स हर एक डिपार्टमेंट में यूज होते हैं तो इंड AS 2 कवर करेगा। अगर डिपार्टमेंट 1 में यूज होते हैं, डिपार्टमेंट 2 में यूज होते हैं, डिपार्टमेंट 3 में यूज होते हैं, डिपार्टमेंट 4 में यूज नहीं होते हैं, अगर एक भी डिपार्टमेंट में ये लूज टूल्स यूज नहीं होते हैं तो ये किस में आएंगे, इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। सही है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इफ यूज्ड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स इंड AS 2, इफ नॉट यूज्ड इन वन डिपार्टमेंट, अगर एक भी डिपार्टमेंट में यूज नहीं हो रहे हैं बाकी सब में हो रहे हैं, अगर 10 डिपार्टमेंट भी है 9 में यूज हो रहे हैं एक में नहीं, तो ये इंड AS 2 में नहीं आएंगे, ये इंड AS 16 इनको कवर करेगा। सही है सर, सही है, चले आ जाए। चलो आते हैं कंसेप्ट नंबर 11 पर। वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, देखिए एबनॉर्मल लॉस ये कोई मशीनरी है, यहां से हम इसको इनपुट देते हैं, यहां से हमें आउटपुट मिलता है। सपोज अगर हम इनपुट 1000 यूनिट्स का देते हैं एट द रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट, ठीक है, और हम मान के चलते हैं इसमें 10% लॉस होगा, जो नॉर्मल लॉस है, कुछ ना कुछ लॉस होता है जो नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो 1000 यूनिट्स का 10% जो लॉस है वो कितना आएगा, 100 यूनिट्स लॉस होगा। और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा क्या है, वो है 900 यूनिट्स। ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। सही है, तो होता क्या है, देखिए अगर ये 1000 यूनिट्स हमने इनपुट दिया एट द रेट ऑफ 100 पर यूनिट और 10% नॉर्मल लॉस है, तो 100 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है, तो हमें निकल के आ गए टोटल 900 यूनिट्स। अब इसका कॉस्ट कितना लगा हमें, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना, 1 लाख। अब निकल के आ गए 900 यूनिट्स ऑनली, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल कॉस्ट हमें 1 लाख निकल के आ गया, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 900 यूनिट से, यानी हम ये नॉर्मल लॉस इन यूनिट से रिकवर करेंगे। हम ये लॉस, नॉर्मल लॉस इन यूनिट से रिकवर करेंगे। तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, 111 पर यूनिट कॉस्ट आएगा 111। जब हम ये 111 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे इससे 900 से, तो हमारा ये जो 1 लाख का कॉस्ट है ये रिकवर हो जाएगा। सही है। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा था एक्सपेक्टेड
आउटपुट, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था 900 यूनिट्स, क्योंकि 10% हमने मान लिया कि ये नॉर्मल लॉस होगा, और नॉर्मल लॉस हमेशा हम प्रोडक्शन यूनिट से रिकवर करते हैं। ठीक है, चलिए शाबाश, आज आगे बढ़े। सर हम क्या बढ़ेंगे आगे, तो आपको बढ़ना है, चले मैं ही बढ़ता हूं। चलिए, ये हमने इनपुट दे दिया कितना 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। हमने क्या माना 10% नॉर्मल लॉस है, ये मशीनरी है। हमें आउटपुट कितना निकलेगा 900 यूनिट्स। ये हमारा क्या है एक्सपेक्टेड आउटपुट, नॉर्मल लॉस माइनस करके। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन हमें निकल के आ गए ओनली 850 यूनिट्स। 10% हमने माना था नॉर्मल लॉस है, 1000 यूनिट्स हमने इनपुट दिया, 10% नॉर्मल लॉस माना, तो हमें 900 यूनिट्स जो एक्सपेक्टेड थे, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन यूनिट्स 900 थे, लेकिन निकल के आ गए ओनली 850। ये क्या है, ये एक्चुअल आ गए, ये एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स आ गए। एक्सपेक्टेड हमारे थे 900 यूनिट्स, एक्सपेक्टेड 900 यूनिट्स थे, एक्चुअली आ गए 850 यूनिट्स ही। तो ये जो 50 यूनिट्स है, ये जो 50 यूनिट्स है, ये क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है। और ये एबनॉर्मल लॉस को हम कहाँ राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ। नॉर्मल लॉस हम प्रोडक्शन यूनिट से रिकवर करते हैं। एबनॉर्मल लॉस जहां इंड एस में हो, किसी भी इंड एस में हो, एबनॉर्मल लॉस हमेशा हम पी एंड एल अकाउंट में डेबिट करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस नहीं होता है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है जो दिया होता है। अब अगर हम देखेंगे कॉस्ट किसके बराबर होता है, वो होता है रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट पर यूनिट। इसको हम डिवाइड बाय करेंगे टोटल इनपुट यूनिट से, तो हमें क्या निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट। सपोज ये 10 लाख है और ये 10,000 है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना निकल के आ गया 100। ठीक है, अब सेकंड देखें, कॉस्ट पर यूनिट किसके बराबर है। अब जब नॉर्मल लॉस को हम कंसिडर करेंगे, हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट हमें लगा डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट यूनिट्स, टोटल इनपुट यूनिट्स माइनस करके नॉर्मल लॉस, माइनस करके नॉर्मल लॉस, तो हमें कॉस्ट पर यूनिट निकल के आता है। अब अगर इस नॉर्मल लॉस से भी हमें फिर कुछ स्क्रैप में मिलता है, अब अगर इस नॉर्मल लॉस से कुछ स्क्रैप में मिलेगा, तो उसको भी क्या करेंगे फिर, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस, स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस। डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, हमें क्या निकल के आएगा कॉस्ट पर यूनिट। और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एबनॉर्मल यूनिट के साथ, और वो कहां हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो
किसके बराबर होता है एबनॉर्मल लॉस? एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। मैं तेज से थोड़ा सा ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको सब नोट्स में लिखा लिखा मिलेगा। सही है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। एबनॉर्मल लॉस इफ एनी शुड बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी कैनॉट एलोकेट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू नॉर्मल प्रोडक्शन। नहीं कर सकते नॉर्मल प्रोडक्शन के साथ रिकवर। सही है। स्टेप्स टू कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस, यूनिट्स एंड कॉस्ट। स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल लॉस। जो मैंने आपको बोला, कॉस्ट पर यूनिट किसके बराबर है? टोटल कॉस्ट, यह है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट यूनिट्स। इसको माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस, और अगर कुछ स्क्रैप में मिलता है तो माइनस करेंगे स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो अब एबनॉर्मल लॉस किसके बराबर होगा? स्टेप 2, एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, जो अभी हमने निकाले, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, तो वो है एबनॉर्मल लॉस। चलिए एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल देखें, टोटल कॉस्ट 10 लाख है, इनपुट कितना दिया हमने? 10,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 5%, स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस 300, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा क्या था? 105 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल में कितने मिले? 100 यूनिट्स। तो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स यही से पता चला हमें 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स हमें एबनॉर्मल लॉस है। 5 यूनिट्स हमें एबनॉर्मल लॉस है, और इसको मल्टीप्लाइड बाय करेंगे किसके साथ? कॉस्ट पर यूनिट के साथ। तो कॉस्ट पर यूनिट किसके बराबर है? टोटल कॉस्ट कितना है? 10 लाख, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है? 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस कितना है? 5%। इसको करेंगे माइनस स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस, स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस जो निकल के आ गया वो है कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट, और इसको मल्टीप्लाइड बाय करेंगे ये 5 के साथ, एबनॉर्मल यूनिट्स के साथ, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स के साथ। तो उसको हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। देखिए, कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस टू बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इग्नोर फ्रैक्शंस। चलिए क्या है? कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 10 लाख डिवाइड बाई 10,000 माइनस 5%, और इसका ये स्क्रैप है 300, तो वो आ गया 99970 डिवाइडेड बाई 9,500, 10,000 माइनस 5% इज इक्वल टू 105 क्या आ गया? कॉस्ट पर यूनिट। अब एबनॉर्मल लॉस किसके बराबर है? 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 105 के साथ, तो एबनॉर्मल लॉस आ गया 525 टू बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है, सही है। तो क्या मालूम पड़ा हमें? नॉर्मल लॉस को हम प्रोडक्शन यूनिट से निकाल सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। आगे हमारा नया कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 12। कंसेप्ट नंबर 12 क्या है? जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है? सपोज हमने कोई कॉस्ट इनकर किया 10,000 यूनिट्स, ये हमारा कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। हमने ये ए प्रोडक्ट के लिए एक ही लगाया, बी प्रोडक्ट के लिए और सी प्रोडक्ट के लिए एक ही कॉस्ट यूज किया। जैसे पेट्रोलियम में क्या होता है, हम एक जॉइंट कॉस्ट लगाते हैं, वहां से निकल के आता है पेट्रोल, निकल के आएगा पेट्रोल एक प्रोडक्ट, निकल के आ गया डीजल सेकंड प्रोडक्ट, निकल के आ गया कैरोसिन थर्ड प्रोडक्ट।
अब जमीन के नीचे क्या है हमें क्या पता है, हम तो पेट्रोल निकालने के लिए कॉस्ट लगा रहे हैं। तो अब हमने जॉइंट कॉस्ट इन पे लगाया, 10 लाख लगाए, उससे पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, केरोसिन भी निकलेगा। अब हम ये जॉइंट कॉस्ट जो है ये 10 लाख, हम ये इन यूनिट्स पे कैसे एलोकेट करेंगे। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पेट्रोल के यूनिट्स कितने निकल के आ गए, यूनिट्स कितने निकले, डीजल के कितने यूनिट्स निकले, या लीटर्स बोलो, केरोसिन के कितने लीटर्स यूनिट्स, और इसका सेलिंग प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, और इसका सेलिंग प्राइस क्या है। ये दिया होता है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या हम देखेंगे पेट्रोल ये जो प्रोडक्ट्स है कितने आउटपुट यूनिट्स आए, आउटपुट कितना निकला, इसका आउटपुट कितना निकला, इसका आउटपुट कितना निकला, और इसका सेलिंग प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू किस किस का, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी का सेल वैल्यू। सो वो किसके बराबर है, आउटपुट यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। तो ये जो हमें सेल वैल्यू निकला, इस पे फिर हम ये 10 लाख एलोकेट करेंगे जॉइंट कॉस्ट इनका। तो ये किस पे हम एलोकेट करेंगे, सेल वैल्यू पे। हर एक आइटम का अलग अलग से सेल वैल्यू कितना है, उसके कितने प्रोडक्ट्स निकल के आ गए, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ए के कितने निकल के आ गए, बी के कितने, सी के कितने यूनिट्स, उनको मल्टीप्लाइड करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हमें निकलेगा सेल वैल्यू। ए प्रोडक्ट का, बी प्रोडक्ट का, सी प्रोडक्ट का। फिर हम उस सेल वैल्यू पे ये जॉइंट कॉस्ट जो है उसको एलोकेट करेंगे। आ जाए इधर, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इफ ए कॉमन इनपुट कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर मल्टीपल आउटपुट्स इन ए जॉइंट प्रोसेस, then allocation of joint cost will be allocated in the ratio of sales value of each different product at their separate sales point। वही है सेल्स रेशियो में हम उनको उसको एलोकेट करेंगे। सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट, हर एक प्रोडक्ट का, जैसे ए का सेल्स इनपुट, ए कितना है आउटपुट, ए का आउटपुट कितना है, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे सेल वैल्यू, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, अब एग्जांपल देखें। एग्जांपल, जॉइंट कॉस्ट कितना है, 5 लाख। प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है। ए के 5000 यूनिट्स निकल के आ गए, बी के 4000, सी के 6000। इसका सेलिंग प्राइस है 10, 12, 15। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए इधर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट सॉल्यूशन। ये देखो, ए 5000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका सेल वैल्यू है 50000, ये है इसका सेलिंग वैल्यू। 4000 यूनिट्स इंटू 12, ये है 12, तो सेल वैल्यू आया 48। 6000 इंटू 15, इसका 90। तो टोटल सेल वैल्यू हमें मिला 1,88,000 सेल वैल्यू टोटल इतना। तो 1,88,000 पे हमने कितना लगाया, हमने कितना लगाया टोटल 5 लाख। तो इसको करेंगे 5 लाख डिवाइड बाई 1,88,000, इसका टोटल मल्टीप्लाइड बाई 50,000। तो इसमें कितना जाएगा प्रोडक्ट ए में। फिर ऐसे करेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाई 1,88,000, इस पे इतना लगा, और 48,000 पे यूनिट पे कितना लगेगा, जैसे हमने किया है। देखिए 5 लाख किस पे लगा, 1,88,000 पे, तो 50,000 पे कितना, ये 50,000 है, ये सेल वैल्यू। इस पे लगा 132,978। 5 लाख डिवाइड बाई ये टोटल 188 इंटू 48,000 पे कितना, इतना। 5 डिवाइड बाई 188 इंटू 90,000 पे कितना, वो इतना। तो टोटल हमारा आया 5 लाख। इसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन। आसान है सर, आसान है। मजा आया सर, मजा आया। ज्वाइंट कॉस्ट क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा मैं फिर से समझाऊंगा। ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन, अगर हमने 20 लाख कॉस्ट लगाया प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए, प्रोडक्ट सी के लिए, हमें क्या दिखेंगे, इसके कितने यूनिट्स निकल के आ गए, 10,000 यूनिट्स, इसके 12,000 यूनिट्स, सी के 15,000 यूनिट्स। हम देखेंगे इसका सेलिंग प्राइस क्या है, 8 रुपीज़। सेलिंग प्राइस इसका है 9 रुपीज़।
सेलिंग प्राइस इसका है 10 रुपीज़। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेल वैल्यू क्या आएगा? सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, वो आएगा 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 8, 12,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 9, 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 10। इनका आएगा टोटल, इनका आएगा टोटल, ये आएगा इनका सेल वैल्यू। ठीक है, फिर करेंगे 20 lakhs डिवाइडेड बाई ये टोटल मल्टीप्लाइड बाई ए का निकालना है तो ए, फिर मल्टीप्लाइड बाई बी का निकालना है बी, सी का निकालना है सी। सही है सर? सही है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो। आकाश इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड 4 जॉइंट प्रोडक्ट्स L, M, N and P फ्रॉम ए जॉइंट प्रोसेस। कॉस्ट कितना लगा जॉइंट कॉस्ट हमारा? ये 571,200। एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या है? प्रोडक्ट L, M, N, P कितना है? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 10,000, 12,000 यूनिट्स, 14,000, 16,000। अब सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस पर केजी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाइड बाय करेंगे हम 13, इसको मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 17, ये 17 है, इसको मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 19, इसको मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 22। तो जो हमें निकल के आ गया वो है इनका सेल वैल्यू। ठीक है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक हम बाद में देखेंगे इसका। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट LMNP। कितने यूनिट्स? 10,000, सेलिंग प्राइस 13, 12,000 सेलिंग प्राइस 17, 14,000 सेलिंग प्राइस 19, 16,000 सेलिंग प्राइस 22। तो टोटल हमारा सेल वैल्यू आया सबका ये। अब जॉइंट कॉस्ट कितना लगा है? 571 था कुछ, 571,200। इसको डिवाइड बाय करेंगे 952,000 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 1,30,000। प्रोडक्ट ए का 1,30,000। सही है, ऐसे करेंगे उसका ये निकल के आ गया, ये टोटल आया 571,200। ठीक है, ये जो जॉइंट कॉस्ट है 571,200, ये कितने पे हमें यूज आया? टोटल सेल वैल्यू 552। अब एक एक ये सेल वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इतना निकलेगा मल्टीप्लाइड बाय ये, तो हमें इसका निकलेगा मल्टीप्लाइड बाय इसका मल्टीप्लाइड बाय ये, तो हमें तो टोटल उसका आएगा ये हमारा 570। ठीक है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। देखो ये क्या आया अब इनका? ये इसका कॉस्ट है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका कॉस्ट है। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालो। 78,000 डिवाइडेड बाय 78,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स। ये जो है 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय ये, हमें क्या निकलेगा? कॉस्ट पर यूनिट। इसका कॉस्ट पर यूनिट फिर ऐसे करेंगे, इसका 122,400 122,400 डिवाइडेड बाय इसके 12,000 यूनिट्स है, हमें निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट इसका। ठीक है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है इसमें, ये है इसका क्लोजिंग स्टॉक इतना, इसका कुछ नहीं है, तो हमें कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा, मल्टीप्लाइड पे करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक से, तो हमें निकलेगा ये देखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एल का कितना है? कॉस्ट 78,000 डिवाइडेड बाय यूनिट से 10,000 1625। ठीक है, ये हम अगर आ गया कॉस्ट पर यूनिट, तो इसको ये आ गया 78,000 डिवाइड बाय 10,000, वो आ गया हमें रुपीज
78 आ गया कॉस्ट पर यूनिट, इनटू करेंगे ये क्लोजिंग स्टॉक से 1625, 78 मल्टीप्लाइड बाई 1625, तो हमें निकल के आ गया 126,750 है ये। ठीक है, ये 0 है, 126,750। ऐसे 122,400 डिवाइडेड बाई 12,000 और इसके कितने हैं इंटू 400 यूनिट्स, 4080 ठीक है। इसके हैं 211,200 डिवाइडेड बाई 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 550, 20460, ये भी ठीक है। 78,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 1625, 126 नहीं, ये भी करेक्ट है, सही है। जीरो नहीं है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 16, वो है बाई प्रोडक्ट्स एंड वर्स्ट प्रोडक्ट्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन सी यू, टाटा।